मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सलाम जेके और मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। और सलाम जेके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवदीप छाबड़ा। तो जिस तरह से हम हर रोज अपने सलाम जेके प्रोग्राम में ये कोशिश करते हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर की खास खबरों के साथ साथ राष्ट्रीय खबरों से भी आपको रूबरू करवाएं, तो आज भी हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ राष्ट्रीय खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। बिल्कुल, सलाम जेके में आज राजनीति से लेकर तमाम राज्य की अलग अलग खबरों पर हम चर्चा करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार ये खबरें या फिर ये जो घटनाएं हैं ये क्यों हुई, आपका इसके साथ क्या संबंध है। तो पूरा आने वाले 1 घंटे तक हम खबरों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं सलाम जेके में, वो ये है कि देर रात को जम्मू कश्मीर के अंदर कई जगह पर भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। रात करीब 10:20 पर जम्मू कश्मीर के अंदर कई जिलों में भूकंप के झटके लगे हैं। हालांकि कोई बड़े नुकसान की खबर जो है वो सामने नहीं आ रही, लेकिन देर रात को जम्मू कश्मीर के अंदर एक दहशत का माहौल जरूर देखा गया। तो जम्मू कश्मीर में मंगलवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 नापी गई। भूकंप का केंद्र कश्मीर से 118 किलोमीटर उत्तर पश्चिम बताया जा रहा है और ये झटके रात करीब 10:30 बजे महसूस किए गए। फिलहाल इसमें जानमाल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। और इससे पहले भी रविवार को हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला पर भी भूकंप आया था। जम्मू कश्मीर में आए भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गया है और हालांकि रिक्टर स्केल पर तीव्रता इतनी कम थी कि झटके महसूस ही नहीं किए गए। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग घरों से निकलकर भागने लगे और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इससे पहले भी आपको बता दें कि कल रात करीब 10:30 बजे के करीब जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप की रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई है। बिल्कुल, इससे पहले भी कई बार जब भी अफगानिस्तान के अंदर भूकंप का केंद्र रहता है तो जम्मू कश्मीर उसके टारगेट पे रहता है और देर रात को भी वहां पर करीब 10:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों में दहशत थी और वहां पर लोग घरों से बाहर निकले। और लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार वहां पर भूकंप के बाद आज ताजा स्थिति है वो क्या बनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से ब्यूरो चीफ विनोद कुमार। विनोद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल रात जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? क्या कुछ जानमाल के नुकसान की खबर सामने आई है? गवर्नमेंट ने कोई पुष्टि नहीं की है कि कोई नुकसान हुआ है। अलबत्ता तीव्रता ठीक थी, जिसके कारण दहशत भी लोगों में रही और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके आम बात सी हो गई है। ये प्रोन एरिया है जिसमें भूकंप कभी भी आ सकता है। बिल्कुल विनोद, हालांकि इससे पहले भी कई बार हमने देखा कि जब भी अफगानिस्तान के अंदर रहता है भूकंप का तो जम्मू कश्मीर उसके टारगेट पे रहता है। सिस्मिक जोन की जो है वो काफी डेंजर जोन में है कश्मीर के कई इलाके। तो ऐसे में देर रात जब ये झटके महसूस किए गए तो जम्मू के कौन कौन से ऐसे जिले हैं या कश्मीर के कौन कौन से ऐसे जिले जहां पर ज्यादा ये वहां पर दहशत का माहौल रहा और वहां पर लोग घरों से बाहर आए? क्या कुछ आपको सूचना है कहीं पे किसी के कोई सामान की या कहीं पे किसी मकान में दरार आने की या कोई ऐसी सूचना है कोई? नवदीप, जैसे मैंने पहले शुरुआत में आपको बताया कि सरकार की तरफ से, कंसर्न डीसी की तरफ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और जो हिली टेरेन होती है, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर इसका थोड़ा असर ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कोई नुकसान हुआ हो ऐसी कोई खबर नहीं है। जी बिल्कुल, तो दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि देर रात को दहशत का माहौल जरूर था जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन कहीं पर कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है और किसी भी तरीके से ना किसी के मकान की या फिर जानी क्षति वहां पर नहीं हुई है। लेकिन देर रात को जब ये भूकंप के झटके आए तो लोग घरों से बाहर आए, एक दहशत नुमा माहौल जो है वो जरूर देखने को मिला। तो
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिवसीय दौरे के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें कि अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। 24 फरवरी और 25 फरवरी को जम्मू कश्मीर में आएंगे अमित शाह और ये दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है। 24 और 25 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष का जम्मू कश्मीर दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव सिर पर है। लोकसभा के चुनाव कभी भी वहां पर ऐलान हो सकते हैं और जम्मू कश्मीर की जो 6 सीटें हैं लोकसभा की, वहां पर बीजेपी किस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पीडीपी से अलग हो चुकी है बीजेपी, इसलिए सभी 6 सीटों पर जो है अकेले बीजेपी को चुनाव लड़ना है वहां पर। और कौन कौन से वहां पर प्रत्याशी होंगे, आखिरकार जो मौजूदा वहां पर प्रत्याशी या फिर जो सांसद है उनको टिकट दिया जाए या फिर किसी के टिकट बदला जाए, कैसी वहां पर लोगों की सोच है, ये जानने के लिए अमित शाह 24 और 25 तारीख को जम्मू का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग वहां पर सभाओं को वो संबोधित भी करेंगे, वर्करों से मुलाकात करेंगे, कई वो इलाकों का दौरा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जम्मू की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, वो कैसी है, किस तरीके से वहां पर चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाए। तो एक बार फिर सीधा लिए चलते हैं आपको जम्मू, जहां पे हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ विनोद कुमार। विनोद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय दौरा कितना अहम माना जाए? लोकसभा के चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, कभी भी अधिसूचना जारी की जाए जी। ये लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने हैं या नहीं, इस पर चर्चा होगी। दूसरी चर्चा इस पर होगी कि आखिर ये जो उम्मीदवार हमारे हैं 2 सीट, खासतौर पर जम्मू पुंछ और उधमपुर डोडावाली, क्या इनको रिपीट किया जाना है? बाकी 4 सीटों पर जो 3 कश्मीर की हैं और 1 लद्दाख की, उन सीटों पर कौन कौन से कैंडिडेट उतारे जाने हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी। वो फीडबैक लेंगे, एक छोटे छोटे वर्कर से वो फीडबैक लेंगे, उसके बाद कोई बड़ा निर्णायक निर्णय लेंगे वो। तो विनोद, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर परफॉर्म किया था 2014 के चुनाव में और उसके बाद इससे पहले विधानसभा चुनाव के अंदर भी अच्छी स्थिति जो बीजेपी की रही, इस बार अभी मौजूदा हालात बीजेपी क्यों है? क्योंकि पीडीपी से बीजेपी अलग हो चुकी है। अगर 6 की 6 सीटों पर बीजेपी बिल्कुल अपने दम पर लड़ती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अलग है, पीडीपी अलग है, कांग्रेस अलग, वहां पर एक तरीके से अलग पार्टी है, तो बीजेपी के लिए किस तरीके के हालात हैं? अभी मौजूदा जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी कारगुजारी से अमित शाह खुश हैं या फिर उनको लेकर भी एक कोई नई रणनीति या फिर ऐसी कोई योजना बनाई जाएगी ताकि 6 कैंडिडेट को फाइनलाइज करने के लिए बीजेपी जो है वो आखिरी मुकाम तक पहुंच सके कि आखिरकार किन्हें टिकट दिया जाए, या फिर कौन सा ऐसा आधार बिंदु बनाया जाएगा जिसके आधार पर बीजेपी वहां पर अपने कैंडिडेट जो है वो उतारेगी अपने? नवदीप, इतनी जल्दी कुछ कह पाना स्पेकुलेशन वाली बात होगी, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि हो सकता है प्री पोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का हो जाए और जिसमें सीट एक्सचेंज करनी पड़े। हो सकता है जम्मू की 1 सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी जाए और बाकी कांग्रेस श्रीनगर सीट से अपने तारिक हमीद को खड़ा करे। लेकिन अभी तक जो मौजूदा परिस्थितियां हैं और जो रैली 3 फरवरी को प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है, उस रैली से ये लगता है कि कम से कम ये जो 2 सीट्स हैं इसमें एज है भारतीय जनता पार्टी को, जम्मू पुंछ और दूसरा उधमपुर डोडा है। हाँ, कैंडिडेट पर चर्चा दोबारा से की जा सकती है, कैंडिडेट नए चेहरे उतार रहे हैं या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है, पकड़ बनी है। विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां स्थितियां इंटायरली डिफरेंट है। विधानसभा को लेकर के अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी। लोकसभा में लद्दाख सीट पर इनको थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि एमपी ने रिजाइन कर दिया है, वो बड़ी नाराज है। नहीं, बिल्कुल विनोद, जैसे हम जम्मू पुंछ सीट की बात कर रहे हैं, वहां पर जुगल किशोर शर्मा बीजेपी की तरफ से जीते थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उधमपुर डोडा सीट से वो जीत कर आए थे, तो दोनों सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम है, इन सीटों को बचाए रखना। हालांकि काफी काम भी किया है दोनों नेताओं ने अपने अपने इलाके में, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगा है इन सीटों पर अपना के वर्चस्व बनाने के लिए। तो पहले इन दोनों सीटों की बात करें, जम्मू डोडा रीजन की अगर बात करें या फिर उधमपुर डोडा रीजन की अगर हम बात करें, तो क्या लगता है इन दोनों सीटों पर दोनों प्रत्याशी बीजेपी अपने वही उतारेगी या फिर जुगल किशोर शर्मा या फिर
डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका कोई विकल्प ढूंढने की ऐसी कोशिश है? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी सारा पेनिट्रेशन किया है, लोगों के बीच में गए, और जुगल किशोर शर्मा भी लगातार राजौरी और जितने भी एरिया उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 20 सीटें आती हैं जिसमें जुगल किशोर जीते हुए हैं, और जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते हैं उस लोकसभा सीट में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं, कुल 37 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश इनकी जरूर है कि जो पकड़ बनी हुई है उसको कंटिन्यू रखा जाए, कहीं उसमें किसी तरह की कोई गलती या कोताही ना बरती जाए। लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह से यूनाइटेड, जैसे मैंने आपको कहा कि प्री पोल अलायंस हो सकता है, जैसे महागठबंधन की बात की जा रही है, और उस महागठबंधन का असर जो है रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर के ये वो गेम प्लान कर रही है। और दूसरा, बीजेपी लगातार अपना पन्ना प्रमुख जो है उनको उन्होंने बनाया था कि जो एक लोकल बूथ लेवल तक बीजेपी की पहुंच बन सके। इस पूरे दौरे के दौरान 6000 से ज्यादा जो इलेक्शन बूथ जो वहां पे कर्मचारी हैं या फिर वहां पे कार्यकर्ता काम करने वाले, उन्हें भी संबोधित करेंगे अमित शाह। तो एक बूथ लेवल तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने, हालांकि अभी हमने देखा कि चाहे जम्मू के नगर निगम के चुनाव हो या फिर जम्मू रीजन के अंदर जितने भी नगर कौंसिल या फिर पंचायत के चुनाव हुए, तो बीजेपी ने वहां पर अच्छा कमबैक किया है। तो क्या लगता है विनोद जी कि हर बूथ तक पहुंचने के लिए बीजेपी, या फिर जब अमित शाह वहां पर 2 दिन रहेंगे, तो क्या ऐसी रणनीति बनाई जाए कि बीजेपी जम्मू के हर घर तक पहुंचे, हर बूथ तक उसका कार्यकर्ता पहुंचे, और पार्टी की जो नीतियां हैं वो साफ साफ आम लोगों तक पहुंचाई जाए वहां पर? देखिए नवदीप, भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा असर यही होता है, ये कारण यही रहता है कि बूथ स्तर पर लेवल जो वर्कर जो होते हैं वो बड़े कमिटेड होते हैं। उनको कोई पैसे से लेना देना नहीं होता, उनको ये नहीं है कि उनको लंच अच्छा दिया जाना चाहिए, वो बड़े कमिटेड वर्कर्स होते हैं। बूथ जिसका स्ट्रांग होगा वही पार्टी जीतेगी। और हमेशा ही अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि कहीं ना कहीं बूथ को स्ट्रेंथन किया जाए। जो पार्टी बूथ लेवल पर अब स्ट्रेंथन होती है, इसके एजेंट्स, बूथ एजेंट्स जो एक्टिव होते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, वो पार्टी जीतती है। और यही फार्मूला भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनाती रहती है, और इस बार भी अमित शाह अपने दौरे के दौरान बूथ को स्ट्रेंथन करने की बात कहेंगे और जोर देंगे। बिल्कुल विनोद, अगर लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में भी अमित शाह के साथ साथ इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंचे थे। लद्दाख सीट की, अगर लेह लद्दाख सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर लोकसभा इलेक्शन को लेकर वहां पर बीजेपी की कितनी तैयारी, क्योंकि इससे पहले वहां पर जो ऑटोनोमस बॉडी के इलेक्शन हुए वहां पर भी बीजेपी का अच्छा वहां पर जो है वो भूमिका देखने को मिली। तो क्या लगता है लेह लद्दाख के अंदर वहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति बीजेपी वहां पर देख रही है? में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन कमजोर हुई है, और वो बताते हैं जो हाल या अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए वहां पे क्लीन स्वीप हुआ है। वो अलग बात है कि हिल काउंसिल में, लेह हिल काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, लेकिन वहां भी उनकी आपस में खींचातानी चल रही है। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लोगों को कमिटमेंट बड़ी ज्यादा की थी, जिसको अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है। कारगिल की बात करें तो वहां पर टनल की बात की गई थी, जोजिला टनल, वो उसको कंप्लीट नहीं किया गया, उसको आगाज भी नहीं हुआ और कंपनी ने बैक ट्रैक कर लिया। लेह की बात करें तो यूनियन टेरिटरी का दर्जे की बात की गई थी, कमिटमेंट की गई थी, उस यूनियन यूटी का भी कमिटमेंट फुलफिल नहीं की गई। यानी कारगिल भी नाराज है, लेह भी नाराज है। इन परिस्थितियों में आप तो किस कैंडिडेट को वहां उतारेंगे और क्या वोट लेगा, ये इस वक्त कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर के एक कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे ताकि वो जीत सके, उनकी ये प्रायोरिटी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ बातचीत के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे जम्मू से हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार, जो हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अगर हम बात करें फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर चौधरी लाल सिंह की, तो नवदीप, जिस तरह से चौधरी लाल सिंह ने बहुत देर पहले बीजेपी पार्टी से दरकिनार कर दिया था रसाना कांड के बाद, और साथ ही साथ प्रियंका बिल्कुल जल्दी ही चौधरी लाल सिंह जो है वो अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। कल उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी का ऐलान कर देंगे, क्योंकि अटकलें लग रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, वापस जाएंगे या नहीं। लेकिन कल उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और जम्मू और जम्मू रीजन की जो दोनों लोकसभा सीटें हैं वहां पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो बीजेपी के लिए एक
मुश्किल जो है वो जरूर खड़ी हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा वर्चस्व रखते हैं वो जम्मू रीजन के अंदर। लाल सिंह अपना स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं बीजेपी सरकार में, हालांकि काफी अपने बयानों को लेकर वो विवादों में रहे, लेकिन अब अरसाना कांड को लेकर वो खासतौर पर सुर्खियों में आए थे। प्रियंका, जब अरसाना रेप कांड हुआ था तो उसके बाद पार्टी से उन्होंने किनारा किया था, लेकिन अब तो हम आपको बता दें कि फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर चौधरी लाल सिंह ने बहुत देर पहले बीजेपी पार्टी से दरकिनार कर दिया था रसाना रेप और मर्डर इशू के बाद, जब उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की थी। अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि वो अलग पार्टी बना सकते हैं लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के लिए। बिल्कुल, डोगरा स्वाभिमान संगठन के नाम से वो अपनी एक संस्था का भी वहां उसको हेड करते हैं। और पीछे हमने देखा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन था, उन्होंने अलग अलग जम्मू के अंदर कई रैलियां निकाली और एक तरीके से लाल सिंह को वहां पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई और ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले शायद उनकी वापसी बीजेपी के हो जाएगी। लेकिन अभी इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी नई पार्टी बनाएंगे और जल्दी ही उसकी घोषणा करेंगे। जम्मू रीजन की दोनों सीटों पर अपने वो प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि कश्मीर और लद्दाख को लेकर अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन ये साफ है कि चौधरी लाल सिंह जल्द अपनी राजनीतिक पार्टी जो है, नई पार्टी बनाने का वो ऐलान जो है वो कर सकते हैं। हालांकि अगर बात करें चौधरी लाल सिंह की डोगरा स्वाभिमान संगठन का, तो नवदीप हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, क्योंकि वो डोगरास के हक के लिए जम्मू में उनके हक के लिए लड़ता है, उनके हक के लिए आवाज उठाता है। तो नवदीप, जिस तरह से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि चौधरी लाल सिंह दोबारा बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, पर अब ये खबर सामने आई है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो अलग पार्टी की बनाने की घोषणा जल्द ही कर सकते हैं स्टेट में लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस को लेकर। तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, क्योंकि एक अच्छा जनाधार वो जरूर रखते हैं जम्मू के अंदर, क्योंकि वो मंत्री रह चुके हैं बीजेपी सरकार में। तो कहीं ना कहीं उनका बीजेपी से अलग होना बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान तो देगा, लेकिन वो एक अलग लाइन लेकर चलते हैं, हार्ड लाइन है उनकी। क्योंकि पीछे जब हमने देखा था अरसाना कांड को लेकर, उन्होंने बिल्कुल अलग एक रुख अपनाया था और वो लगातार पूरी जांच का भी विरोध करते रहे। उसके बाद वो सुर्खियों में आए। जो डोगरा स्वाभिमान संगठन है, उनको लेकर भी वो लगातार रैलियां करते हुए नजर आए। तो एक तरीके से उन्होंने पहले ही एक अपनी अलग से वहां पर जो छवि थी, अपने आप को वो स्थापित करने की जो कोशिश थी वो कर दी थी। और अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है और पीडीपी का जो संबंध है वो टूट चुका है बीजेपी के साथ, तो ऐसे वक्त में अब चौधरी लाल सिंह जो है, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो लोकसभा जो चुनाव है वो बिल्कुल लड़ेंगे, अलग पार्टी का ऐलान करेंगे और दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकसभा के अंदर जब चौधरी लाल सिंह अलग से अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे तो इसका बीजेपी को कितना नफा नुकसान होता है? हाँ नवदीप, बिल्कुल सही, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ऐसा लग रहा था, इसके अटकलें लगाई जा रही थी कि चौधरी लाल सिंह वापसी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे चुनावों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर नवदीप स्वाइन फ्लू की बात करें तो लगातार स्वाइन फ्लू के केसेस देश भर में बढ़ते ही जा रहे हैं और स्वाइन फ्लू से बहुत लोग पीड़ित हो रहे हैं। या अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, या बात करें पंजाब की, या बात करें बिहार की, या बात करें उत्तर प्रदेश की, हर स्टेट में जो स्वाइन फ्लू है अपने पैर पसारते ही जा रहा है। बिल्कुल, देश भर के अंदर 6000 से ज्यादा मामले जो हैं वो पिछले साल सामने आए। अब तक जो स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक 6000 से ज्यादा जो लोग हैं वो स्वाइन फ्लू से जो पीड़ित पाए गए और 227 से ज्यादा जो कह सकते हैं बड़ी संख्या में जो मौतें, 226 के करीब जो लोगों की मौत हुई है देश के अंदर, ये भी काफी डरावने आंकड़े हैं। और सबसे चिंता का सवाल तो यही है प्रियंका, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो स्वाइन फ्लू है उसके जो आंकड़े हैं वो कम नहीं है, क्योंकि 11 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 170 से ज्यादा मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसमें 11 से ज्यादा लोगों की जान गई। इससे पहले भी साल दर साल जम्मू कश्मीर में ऐसे आंकड़े सामने आते रहते हैं, लेकिन हर साल
स्वाइन फ्लू जो है वो घाटी के अंदर वो पांव पसार रहा है, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो, दोनों ही संभागों में स्वाइन फ्लू के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कश्मीर से हिलाल हंजूरी। हिलाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से स्वाइन फ्लू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है जम्मू कश्मीर में, साथ ही साथ देश भर में, तो अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेके? हाँ, देखिए, पहले ही हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि जितने भी सरद तरीन एरियाज होती है जहाँ सबसे ज्यादा ठंड होती है वहाँ स्वाइन फ्लू ज्यादा अटैक करता है। तो कश्मीर अगर मौसम के एतबार से देखा जाए और यहाँ के हालात के एतबार से देखा जाए तो काफी ठंडा रहता है और विंटर्स में यहाँ स्वाइन फ्लू का असर ज्यादा रहता है। और उसके चलते हमने देखा कि इससे पहले 13 अमवात हुई थी स्वाइन फ्लू के जरिए और उसके साथ साथ सैकड़ों लोग जो है उनके टेस्ट पॉजिटिव पाए गए और उसके साथ साथ इनका जो इलाज मुआवजा है वो श्रीनगर की SMHS और सिक्किम में हो रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो श्रीनगर का चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है वहां पर इसके लिए एक अलग से वार्ड तैयार किया गया था और बड़ी बदकिस्मती के साथ हम कह सकते हैं कि आज तक यानी 4 साल पहले वहां पर एक स्पेशल वार्ड इसके लिए बनाया गया जहां पर 4 बेड 4 बिस्तरे वाला वार्ड जो रखा गया था उसको आज तक भी उसे इनॉग्रेट नहीं किया गया और माना जा रहा है कि वेरी रिसेंट यानी इन्हीं कुछ दिनों में उसे जो अब है इनॉग्रेशन किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले इसको अभी तक इनॉग्रेट नहीं किया जाता ताकि बहुत सारे लोग जो है उन्हें वहाँ इलाज मुआवजा पहुंच सकता। फिलहाल अगर कश्मीर की बात कर रहे हैं तो वहां पर जिस तरीके से स्वाइन फ्लू को टेस्ट करने के लिए H1 और N1 का जो अलग अलग टेस्ट, हालांकि सभी जिला अस्पतालों में ये टेस्ट मौजूद रहता है, तो कश्मीर में क्या स्थिति है? किन किन हॉस्पिटल में ये जो सुविधा है वो दी गई है या फिर बड़े हॉस्पिटल में ये सुविधा मौजूद है? और छोटे अगर बात करें शहरों की या कस्बों की, वहां पर स्वाइन फ्लू से बचने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इंतजाम की जब हम बात करते हैं तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहां पर इस तरह का कोई भी जो है सहूलियत नहीं है कि जहां से एक स्वाइन फ्लू पेशेंट जो है उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके, बल्कि इसके लिए जो श्रीनगर का इंस्टीट्यूट जो है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोगरा और उसके साथ साथ जो सदर अस्पताल जिसे SMHS हॉस्पिटल कहते हैं, उसके अलावा एक और हॉस्पिटल जिसे चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल कहते हैं, तो वहां पर इनके लिए सुविधाएं कहीं ना कहीं रखी गई हैं। वहाँ डॉक्टर्स जो इसके स्पेशलिस्ट हैं वहां पर रखे गए हैं ताकि जितने भी बीमार कश्मीर के किसी भी हिस्से में होते हैं तो वो यहाँ पहुंचने और यहाँ जाकर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी हिलाल, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तो ये थे कश्मीर से हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी जो हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर में बढ़ते स्वाइन फ्लू के केसेस की। और अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में स्वाइन फ्लू के 6,601 पीड़ित मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 226 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। लगातार स्वाइन फ्लू देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अपने पैर पसारते जा रहा है। बिल्कुल प्रियंका, एक बहुत ज्यादा जो भीषण स्थिति है वो स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार बनी हुई है और जम्मू कश्मीर में भी ये स्थिति हर साल उत्पन्न होती है। लेकिन जिस तरीके से हिलाल हमें बता रहे थे कि जो इंतजामिया है उनकी तरफ से कोई खासा प्रबंध जो है वो नहीं किए जाते। दावे जरूर किए जाते हैं कि स्वाइन फ्लू से बचने के लिए या मरीजों की सुविधा के लिए हमने जो है वो सारी सुविधा जो है मुहैया करा दी गई है, लेकिन धरातल पर अगर हम देखें, हॉस्पिटल अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। तो आगे भी इस प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें रहेंगी, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड राष्ट्र खबरों की हम बात करेंगे। उससे पहले रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। पेश है मुल्तानी पचमीना, खाया पिया सब बचाए, पाचन शक्ति बढ़ाए, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। Yuho Vast Plus by Yuho Smartphones. Upkarma Ayurveda brings you pure Shilajit in resin form. This really helped me and it works. Upkarma Ayurveda, pure Shilajit. Upkarma Ayurveda, balance your life.
marked the beginning of an era as gates of IDPS opened to cater the needs of our valued city. We are here with an objective to provide outstanding education. Our journey would not have been possible without the blessings of Almighty and dear parents who strongly reposed their confidence on us. On behalf of management, my heartfelt thanks to dear parents, staff and students for their continuous support. एंड्योरा मास्क की मदद से सही वजन पाकर पाया नया कॉन्फिडेंस, पाई नई पर्सनैलिटी। एंड्योरा मास्क, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। पेश है मुल्तानी पचमीना, खाया पिया सब पचाए, पाचन शक्ति बढ़ाए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अगली बड़ी खबर की ओर हम रुख करेंगे। और नवदीप, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर शोपियां डॉक्टर ओवैस अहमद, जिन्होंने आज ऑर्डर किया है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रियंका, जो शोपियां के डिप्टी कमिश्नर है ओवैस अहमद, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। क्योंकि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर है, वो समय पर हॉस्पिटल नहीं जाते, वहां पर ड्यूटी नहीं करते। तो ऐसे 55 कर्मचारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो शोपियां के डिप्टी कमिश्नर ने की है और 11 डॉक्टर शामिल उसमें हैं और 44 जो है पैरा मेडिकल स्टाफ के जो मेंबर हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो शोपियां के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने करने के निर्देश दे दिए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोपियां से हमारे संवाददाता फिदा हुसैन। फिदा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खबर सामने आ रही है, डीसी शोपियां डॉक्टर ओवैस अहमद ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है जो डॉक्टर एब्सेंट होते हैं उनके खिलाफ, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जो प्रतिक्रिया आ रही है इस वक्त शोपियान से वो यही है कि जिस तरह से कल जो जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान है डॉक्टर ओवैस, उन्होंने कल अचानक जो वहां पे हॉस्पिटल्स है उनका अचानक दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने ये पाया कि वहां पे काफी ज्यादा जो डॉक्टर्स और मुलाजमीन है वो गैर हाजिर पाए गए। उसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए तकरीबन 55 जो मुलाजमीन है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो जारी किए। उनके साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियान शबीर अहमद भी थे और साथ ही साथ जब हमारी बात हुई डीसी शोपियान के साथ तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि कई दिनों से हमें ये शिकायत आ रही थी कि जो वहाँ के हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो कर्मचारी है वो कभी कभी गायब ही नजर आते हैं और हमें काफी जो दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो उसके चलते जब मैंने वहाँ का अचानक दौरा किया तो मैंने वहाँ पे यही पाया कि वहाँ पे जो मुलाजमीन गैर हाजिर रहे उनके खिलाफ अब कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने। इस कार्रवाई के बाद जो आम जनता है उन्होंने धन्यवाद किया, उन्होंने राज्यपाल शासन का धन्यवाद किया, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर शोपियान का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने इस तरह की कार्रवाई जो है वो की है। हालांकि जब डिप्टी कमिश्नर ने ये आश्वासन दिया कि अब जिन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो वहां पे अब स्टाफ की कमी पाएगी, तो उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि वहां पर किसी तरह की कमी हम महसूस तो स्टाफ की कमी के साथ साथ फिदा, जिस तरह से ये भी सामने आया है कि जो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज देनी चाहिए पेशेंट्स को, अगर बात करें प्रोविजन ऑफ बेड्स की या प्रॉपर हीटिंग अरेंजमेंट्स की या सैनिटेशन ऑफ वार्ड्स की या कॉरिडोर्स की या जो अलग हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो भी ऐसे सामने आया है कि ये भी नहीं दी जा रही हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका की जब खुद डिप्टी कमिश्नर वहां पे गए, हालांकि उससे पहले उनके पास कई सारे प्रतिनिधि मंडल गए तो उन्होंने उनको यही बताया कि वहां पर बेसिक फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो यहाँ पे जिला शोपियान में नजर नहीं आती है। तो उन्होंने उस चीज पे को भी भरोसा दिया, प्रतिनिधि मंडलों को भरोसा दिलाया कि जितना भी उनसे हो सकता है वो करेंगे। और मैं ये बात जो है गवर्नर शासन के सामने रखूंगा कि हमें यहाँ पे इन चीजों की जरूरत है और उन चीजों को जल्द हम यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है उनको दूर करने का आश्वासन भी
दिया है। और आज सुबह भी डीसी शोपियान के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी छापामार कार्रवाई जो है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, ताकि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना होना पड़े, क्योंकि जब आम जनता को यहाँ पे तकलीफ होगी तो फिर हमारे वहाँ पर रहने का मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि जितने भी डॉक्टर जो गैर हाजिर पाए गए या जो वक्त पे नहीं हॉस्पिटल पहुंचेंगे, उनके लिए ये कड़ा संदेश है कि वो वक्त पे पहुंच जाए और आम जनता की सेवा में जुट जाए। फिदा, जिस तरीके से शोपियां के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने ये कार्रवाई की है, स्वास्थ्य मंत्रालय को उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है कि कड़ा से कड़ा जो है कार्रवाई इन लोगों पर की जाए, चाहे वो डॉक्टर है चाहे बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है। तो क्या आपको खबर है कि किस तरीके की कार्रवाई की मांग की गई? क्या उन्हें सस्पेंड किया जाएगा या यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा या कुछ दिन के लिए नौकरी से निलंबित किया जाएगा? और अगर ये कार्रवाई कड़ी कार्रवाई होती है, नौकरी से उनको हटाया जाता है, तो सीधे सीधे एक हॉस्पिटल से अगर 55 जो कर्मचारी है वो या डॉक्टर हटा दिए जाते हैं, तो किस तरीके की वहां पर एक वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो की जाएगी, ताकि बाकी जो मरीज अभी दाखिल हैं हॉस्पिटल के अंदर या डेली ओपीडी जो होती है हॉस्पिटल में, वहां पर आने वाले मरीजों में कोई दिक्कत ना आए? किस तरीके की वहां पर व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाएगी? देखिए, प्रशासन जब भी किसी को निलंबित करते हैं, जब भी प्रशासन कहीं पे जाते हैं, वहां पर जब स्टाफ की कमी पाई जाती है तो उसके बाद उनको ये भी कहा जाता है कि आपको 2 दिन दिए जाते हैं कि आप अपने 2 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, जो जिस किसी को भी ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया जाता है तो उनको यही निर्देश दिए जाते हैं कि आप 2 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट जो है वो हमें सौंप दे। तो उसके बाद उन डॉक्टर या बाकी जो स्टाफ है उनको भी वक्त दिया जाता है कि आकर आप आए क्यों नहीं। तो किसी ने लीव भी रखी होती है तो बाकी चीजें भी देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि अब जो ये कार्रवाई हुई है इससे ये संदेश तो साफ जाता है कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान जो है, जो काफी अब चौकस है वहां पे, जिस तरह से जो वहां पे जो डिप्टी कमिश्नर शोपियान है जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है उसकी प्रशंसा जो है हर तरफ से मिल रही है। और इससे एक निर्देश बाकी डिपार्टमेंट्स को भी जाता है कि जब इन्होंने हेल्थ सेक्टर को नहीं बख्शा है तो हमें भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए हम वक्त पे जो है अपनी ड्यूटी के जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या लगता है आपको एक संदेश पहुंचेगा उन गैर जिम्मेदार डॉक्टरों के पास जो कि लापरवाही बरतते हैं और किसी पेशेंट्स जो है वो सफर करते हैं, किसी की जान पर बन सकती है, तो एक पॉजिटिव मैसेज आएगा? और साथ ही साथ जिस तरह से डीसी ने कड़े दिशा निर्देश दिए हैं ताकि वो पूरी डेडिकेशन के साथ जो डॉक्टर्स हैं वो काम करें और पूरी शिद्दत के साथ काम करें, जो ताकि पेशेंट्स है वो कंफर्टेबल फील करें अपनी इलाज के दौरान। देखिए प्रियंका की डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने साफ तौर पे ये कहा कि जो कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो बड़े पद पे क्यों ना हो, जो उनके डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, उन्होंने उनको साफ निर्देश जारी किए कि आप अपनी ड्यूटी जो है उसको पूरा करें और जो जनता के पास जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि मौसम भी काफी ज्यादा खराब रहता है, शोपियान में बर्फबारी ज्यादा हुई है, उसके चलते जो मरीज है वो जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जब वहां पर डॉक्टरों की कमी पाई जाती है, जब वहां पे डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जो वहां पे आम मरीज है जो वहां पे सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं उनको फिर प्राइवेट डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। लेकिन वहां पर एक बार फिर अगर उस गरीब लोगों की बात की जाए या गरीब शख्स की बात की जाए जिसके पास पैसा नहीं होता है, जो एक बड़ी उम्मीद लेकर सरकारी अस्पताल जाते हैं कि मुझे वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, दवाइयां मिल जाएगी, डॉक्टर अच्छे मिलेंगे, लेकिन जब वो वहां पे पहुंच जाते हैं तो वहां से उनको उल्टा पांव ही लौटना पड़ता है। उनको बेड तो दिया जाता है लेकिन बेड पे जब डॉक्टर ही नहीं उनको देखने के लिए आ जाएंगे तो उसको एक ये इशारा मिलता है कि अब आपको यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है, अब आप प्राइवेट डॉक्टर के पास ही जाइए। और उसके बाद वो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन डीसी शोपियान का साफ ये इशारा है कि जो डॉक्टर लापरवाही करेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। और उन्होंने डॉक्टरों को ये कहा कि वो वक्त पे अपनी ड्यूटी दे दे और रात के समय जिस किसी डॉक्टर को भी वहां पे ड्यूटी पे रखा गया है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे ताकि जो आम जनता है उनको कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल शुक्रिया फिदा, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए, विस्तार के साथ जानकारी देने के लिए।
अगली खबर भी आपको बनाए रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जिस तरह से फिदा हुसैन ने बताया कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया डीसी शोपियां की तरफ से, जो डॉक्टर्स एब्सेंट थे उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, जिसकी वजह से नवदीप एक पॉजिटिव मैसेज आएगा जो गैर जिम्मेदार डॉक्टर है, और पेशेंट्स में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगेगी कि हम जब जाएंगे तो हमारा इलाज अच्छी तरह से होगा और वो स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल, एक स्वास्थ्य सबके लिए एक बड़ी चिंता होती है, और अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपको इलाज सही मिलता है, और जिस तरीके से शोपियां के अंदर कार्रवाई की गई, अगर पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से कार्रवाई करे तो शायद जो मरीजों की जो इस तरीके से दुर्दशा होती है हॉस्पिटल में ऐसी नहीं होगी। क्योंकि जरूरी है कि हमें अपने हॉस्पिटल जो वहां पर डॉक्टरों की मौजूदगी है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी मौजूदगी को यकीनी बनाना चाहिए। जी चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और जिस तरह से मौसम का मिजाज बदलता ही जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और फिलहाल कल रात आपको बता दें कि कश्मीर में बर्फबारी हुई, साथ ही साथ कई इलाकों में बारिश भी हुई। और अगर हम बात करें नेशनल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, तो उसके लिए वन वे ट्रैफिक जो है वो फिलहाल बहाल किया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश का कहर जारी है, कई इलाकों में कल से भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। और दक्षिण कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वन वे ट्रैफिक चल रहा है और कई जगहों पर पस्सियां गिरने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, तो मौसम कल से बिगड़ चुका है, बारिश एक तरफ जारी है तो वहीं बर्फबारी से आम लोगों का जनजीवन जो है वो बेहाल हो चुका है। पूरे कश्मीर के अंदर कहीं पर बर्फबारी है तो कहीं पर तेज बारिश से लोगों का नुकसान हो रहा है। वहीं जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है वो भी एक तरफा चल रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जाम है, कई जगह पस्सियां गिरने की खबर भी जो है वो सामने आ रही है। और देर शाम को वहां पर एक महिला के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी जो प्रियंका है वो सामने आई थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक है वो भी जाम है और एक तरफा ट्रैफिक चल रहा है। और बर्फबारी से एक बार फिर जो कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नदीम इकबाल। नदीम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक? जी प्रियंका, जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें, अगरचे वेदर प्रेडिक्शन थी कि जो आज से मौसम में खराबी आने वाली है, तो कल रात अगरचे ट्रैफिक अथॉरिटीज की जानिब से ये फैसला लिया गया था कि आज गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत होगी, लेकिन दरमियानी शब जो है बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं अगर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो जवाहर टनल के मकाम पर जो दरमियानी शब से जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद वहां पे अभी की हम बात करें तो जो 4 से 5 इंच वहां पे बर्फ जमा हो चुकी है, जिस वजह से वहां जो कंडीशन है काफी स्लिपरी हो गई और जो गाड़ियों की जो व्हीकुलर मूवमेंट थी उसे बंद कर दिया गया है। और अगर रामबन बानिहाल सेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो बारिश हो रही है और ये भी चांसेस है कि पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो सकता है, जिस वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज जो है गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं है। और गाड़ियों को चलने की इजाजत कब होगी, ये मौसम साफ होने के बाद जो क्लियरेंस एजेंसीज की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही अथॉरिटीज फैसला लेंगी कि क्या गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी या नहीं। एक बार फिर गाड़ियों को चलने की इजाजत नदीम जिस तरह से आपने बताया नहीं दी गई है, और इसी के बीच यात्रियों को, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी प्रियंका, जिस तरह से हम बात करें, आज अगरचे गाड़ियों को जो है कश्मीर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत थी, लेकिन आज सुबह जिस तरह से जो टाइमिंग फिक्स है तो उस टाइम से पहले, क्योंकि नाइट में सफर करना वो तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वो नहीं किया जा सकता। और जो सुबह 7 बजे के टाइम पे गाड़ियों को वहां से अलाउ किया जाता था, लेकिन ये सिलसिला जो है मिडनाइट से शुरू हो गया बर्फबारी का, तो इस वजह से वहां पे जो है काजीगुंड से आगे किसी भी गाड़ी को बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि आगे की जो कंडीशन है, हम जवाहर टनल से नाशी टनल तक की बात करें तो काफी ज्यादा खराब है। कहीं बर्फबारी हो रही है और कहीं जो शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला भी शुरू हुआ है। तो ये जो है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला है, जिस वजह से गाड़ियों को चलने की इजाजत ही नहीं है। तो हम अगर मुसाफिरों की बात करें जिन्हें अपनी अपनी मंजिलों की जानिब जाना था, कोई ये मान लीजिए यहाँ कुछ नदीम, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और फिर जुड़ेंगे आपके साथ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी ट्रैफिक रूरल मोहम्मद अहमद। तो मोहम्मद अहमद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां पर फंसे लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? देखिए, यहाँ से रात को जवाहर टनल पे अराउंड 4.5 इंचेस की जो है स्नोफॉल हुई है और हल्की हल्की बारिश हो रही है।
ट्रक हमारी कुछ स्टैंडर्ड है यहाँ पे, पैसेंजर व्हीकल्स ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे ही क्लियरेंस हो जाती है जवाहर टनल में स्नोफॉल की और आगे अनोखी फॉल्स में शूटिंग स्टोन चल रहे हैं, क्लियरेंस जैसी हो जाती है तो व्हीकल जो स्टैंडर्ड है दे विल बी अलाउड टू मूव। मुजफ्फर अहमद, जिस तरह से अगर मौसम विभाग की प्रेडिक्शन की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 7 फरवरी तक ऐसा कहा गया है कि भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है, तो उससे पहले प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि कोई परेशानी सामने ना आए? देखिए, मेजॉरिटी जो है जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स थी उन्होंने कल क्रॉस कर लिया है कश्मीर से टुवर्ड्स जम्मू, तो मेजरली हमारे पास ज्यादा इस टाइम स्टैंडर्ड व्हीकल्स नहीं है। तो आज हम अगर मौसम ठीक थोड़ी देर रहा तो अगर कुछ गाड़ियां हम और क्रॉस करा सकेंगे वो करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज देयर अगर कहीं पे किसी को कोई हेल्प की जरूरत हो, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा स्टैंडर्ड व्हीकल्स नहीं है, पर्टिकुलरली पैसेंजर व्हीकल्स नहीं है, तो जिसको जो मदद चाहिए होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज देयर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर अहमद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे एसपी ट्रैफिक रूरल मुजफ्फर अहमद हमारे साथ, जो हमें बता रहे थे कि प्रशासन की तरफ से हर कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं लोगों की सहूलियत के लिए, वहां पर फंसे यात्रियों के लिए। और आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में 5 से 7 फरवरी तक बर्फबारी के साथ ऊपरी क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है, और इसमें कहा गया है कि 6 व 7 फरवरी को दक्षिण कश्मीर के पर्वतीय पीर पंजाल श्रृंखला और निचले रिहायशी इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। इन पहाड़ी इलाकों में लोगों को मवेशी चराने के लिए मना किया गया है, और जम्मू संभाग के डोडा बटोत के अलावा जवाहर टनल के साथ लगते बनिहाल इलाकों में भी भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसी बीच कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से सड़क मार्ग से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर हाईवे सोमवार को एक तरफा यातायात के लिए खोला गया। एक बार फिर आपको सीधा लिए चलते हैं रामबन, जहां पर हमारे संवाददाता नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद है। नदीम, क्या कुछ प्रेजेंट सिचुएशन वहां पर है, क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास? प्रियंका, जिस तरह देखेंगे हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, तो जो वेदर प्रेडिक्शंस थी आज और कल जो है मौसम काफी खराब रहेगा। तो जिस तरह से हमने पीछे भी देखा, क्योंकि पिछले 15 से 20 दिनों की हम बात करें तो ये जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रहा, इस दौरान काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस रही जो व्हीकुलर मूवमेंट में नेशनल हाईवे पे। तो जिस तरह की बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि जो आज क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जो पस्तियों का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। वहीं अगर हम शूटिंग स्टोन्स की बात करें वो भी शुरू हो गया। जो तीनों चीजें हमने देखी थी, शूटिंग स्टोन्स, लैंडस्लाइड और फिर बर्फबारी, तो वो तीनों चीजें हैं। तो मुझे लगता है ये ज्यादा वक्त ले सकता है, क्योंकि अभी जो बारिश हो रही है इससे तो ये लग रहा है कि शायद कल भी अगर इस तरह की बारिश रही तो 1-2 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि क्लियरेंस एजेंसीज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने तो मैन एंड मशीनरी दोनों को स्पॉट पे रखा हुआ है कि जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। लेकिन जब शूटिंग स्टोन्स हो रही होती है या फिर जब लैंडस्लाइड हो रहा है या फिर स्नो फॉल हो रहा है, तो वहां पे जो है क्लियरेंस का काम बड़ा मुश्किल रहता है और एक खतरा रहता है। क्योंकि पिछली बार भी हमने बारिशों में देखा कि शूटिंग स्टोन्स में एक जो जेसीबी ऑपरेटर था वो जख्मी हुआ, उसके बाद जो एक वहां पैदल चल रहा था वो भी जख्मी हुआ। तो ये कहीं रिस्क रहता है, इस वजह से जो वहां पे क्लियरेंस का काम भी खराब मौसम में नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो जिस तरह से हम स्टैंडर्ड पैसेंजर्स की बात करें, क्योंकि इस वक्त काजीकुंड की हम बात करें तो वहां पे जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है उन्हें चाहिए कि अगर वो वापस जाना चाहे तो उनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे जो है खराब मौसम में एक तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, और अगर वो कहीं रिस्क लेके अगर वो पैदल भी नेशनल हाईवे पे सफर करते हैं तो वो उनके लिए कहीं खतरे से खाली नहीं। तो उन्हें चाहिए कि वो एहतियात बरतें। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो अभी काजीगुंड में है तो आगे अगर वो बढ़ते हैं तो, क्योंकि यहाँ कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि नेशनल हाईवे अगर हम बानिहाल और रामबन सेक्टर की बात करें तो यहाँ शूटिंग स्टोन्स और जो लैंडस्लाइड का सिलसिला वो तो चला ही आ रहा है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था यहाँ पे 70 व्हीकल जो पैसेंजर कैरियर व्हीकल्स थे वो जो पंठियाल के मकाम पे दरमांदा थी, अगर वहां आगे बढ़ती तो आगे भी फंसी और पीछे बढ़ती तो पीछे वापस भी लौटता नहीं जा सकता था उनसे, क्योंकि उनके दोनों साइड में जो है एक साइड शूटिंग स्टोन और दूसरी साइड जो लैंडस्लाइड का सिलसिला था, तो वहां पे उनके पास कोई होटल्स वगैरह भी नहीं थे, खाने पीने की चीजें वहां पे दस्तयाब नहीं थी। तो ये जो है इनके लिए एक मुश्किलात का सबब बन जाता है। तो उन्हें चाहिए कि वो अगर अपने घरों को लौटना चाहे तो बेहतर है, या फिर वहीं स्टे करे, वो उनके लिए बेहतर रहेगा। अगर इस शाहरा पर सफर करते हैं वो खतरे से खाली नहीं, और उन्हें काफी तरह की मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ सकता है। शुक्रिया नदीम इकबाल तमाम जानकारियों के लिए। तो सीधा आपको लिए चलते हैं कश्मीर, जहां पे हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ मौजूद है। हिलाल, कल रात फिर बर्फबारी हुई, कल फिर कई इलाकों में बारिश हुई, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर?
जी प्रियंका, पहले से ही जो मौसम विभाग है उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि आज दौरान शब से ही पूरे जम्मू कश्मीर, खासतौर पर वैली के कुछ साउथ कश्मीर के एरियाज और सेंट्रल कश्मीर के एरियाज में आज बर्फबारी हो सकती है और बिल्कुल ऐन मुताबिक ही आज बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जो प्रेडिक्शन है कि 7 तारीख तक यानी परसों शाम तक जो सिलसिला है बर्फबारी का वो बराबर जारी रह सकता है। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल अबरालूद है और कई जगह पर बर्फबारी भी हो रही है और बर्फबारी के नतीजे में जो आम जिंदगी है वो मुतासिर होकर रह गई है। और इस तरह से जो सड़कें हैं उन्हें साफ करने के लिए, हालांकि जो साउथ कश्मीर के एरियाज है या दूर दराज एरियाज है जहाँ पर ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तो वहां पर सड़कों की क्लियरेंस के लिए दौरान शब से ही काम जारी है। और इस तरह से जो बिजली विभाग है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बिजली का सिस्टम है उसको भी ठीक किया जा सके। जी हिलाल, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश का कहर जारी है, कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है जिससे आम जिंदगी ठप हो गई है और यातायात को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर रोक दिया गया है। बिल्कुल, बारिश और बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित है और अगर आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अलर्ट रहिए, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि आने वाले कई दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। और दूसरी अगर बड़ी खबर की अगर हम जिक्र करेंगे प्रियंका, तो पाकिस्तान एक बार फिर विदेशी मंच पर कश्मीर का राग अलापने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। कल पाकिस्तान 5 फरवरी को हर साल जो है वो कश्मीरी एकजुटता दिवस मनाता है, तो इस बार ब्रिटिश की धरती को उन्होंने चुना था कि वहां पर वो कश्मीर को लेकर एक जो कह सकते हैं झूठ बोल सकें। लेकिन वहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी तमाम कोशिशें जो है वो एक तरीके से नाकाम साबित होती नजर आई हैं। विदेशी मंच पर उन्होंने कल संबोधित करना था, लेकिन उनकी जो सभा थी उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नागरिक और 11 जो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश जो सांसद थे उन्होंने हिस्सा लिया। बाकी किसी भी ब्रिटिश मूल के सांसद जो थे उनकी तकरीर में या उनकी सभा में नहीं पहुंचे और संसद को जो संबोधित करने की जो पाकिस्तान की एक तरीके से चाल थी वो भी नाकाम साबित हुई है। और विदेश के अंदर पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कश्मीर को लेकर एक तरीके से जो दुनिया के सामने झूठ बोलने की जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, वो कोशिश पाकिस्तान की पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। तो पाकिस्तानी सेना के सामने अपनी भारत विरोधी इमेज को मजबूत करने में जुटे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का लंदन में कश्मीर शो बुरी तरह से फ्लॉप रहा। हद तो ये हो गई कि पाकिस्तान ने इस शो को सफल दिखाने के लिए कुरैशी को झूठ पर झूठ बोलना पड़ रहा। मसलन पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ये प्रचारित कर रहा है कि कुरैशी ने कश्मीर मुद्दे पर ब्रिटिश संसद को संबोधित किया है, जबकि जिस सभा को उन्होंने संबोधित किया है उसमें पाकिस्तानी नागरिकों के अलावा सिर्फ पाकिस्तानी मूल के 11 सांसदों ने हिस्सा लिया। तो बिल्कुल ब्रिटिश संसद के अंदर पाकिस्तान का एक और बड़ा जो झूठ था वो बेनकाब साबित हुआ है उस पूरे मामले में पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीरियों की आवाज के नाम पर, कश्मीरियों के दर्द के नाम पर वो जो दुनिया को मैसेज देने की कोशिश कर रहा था उसको किसी का भी समर्थन हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान को वहां पर एक बार फिर नामोशी का सामना करना पड़ा। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी वहां पर जो प्रयास थे पाकिस्तान के वो पूरी तरीके से असफल रहे। हमारे साथ इस पूरी खबर का जानकारी देने के लिए श्रीनगर से हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता है हिलाल हंजूरी वो जुड़े हैं। हिलाल, क्या खबर है पूरी, क्योंकि हमें जिस तरीके से रिपोर्ट मिल रही है कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से वहां संसद को संबोधित करने का कार्यक्रम था, पूरी दुनिया में ये प्रचार किया गया था, लेकिन वहां पर भारत ने जो आपत्ति जताई थी, भारत की वहां पर जीत हुई है, क्योंकि संसद को संबोधित नहीं किया। वहां पर एक कक्ष के अंदर, एक कमरे के अंदर वहां पर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने ही मूल के सांसदों और कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को संबोधित किया और बाकी किसी को हिस्सा लेने नहीं दिया गया, या फिर वहां पर लोग नहीं पहुंचे। देखिए, ये कश्मीर को लेकर ये कॉन्फ्रेंस चूंकि आज ब्रिटिश में हुई है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे की गई है। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि 90 की दहाई से ही 5 फरवरी के दिन ये पाकिस्तान ये दिन इजहार यकजहती के तौर कश्मीर के साथ मनाता आ रहा है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी बात इसमें देखने को मिली कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त चाहता है कि कश्मीर को, जब से इमरान खान पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आए, जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तब से हमने देखा कि बड़ी शिद्दत के साथ वो कश्मीर को उठाने
की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर को, जो कश्मीर का मसला है, इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब नजर आते जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो इमरान खान की क़यादत में जो सरकार बनी है, तो उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट इसके लिए इस्तेमाल होना, भले ही उसमें जो ब्रिटिश के कुछ पार्लियामेंटेरियन ही थे, जो जिसका आपने तो खुद कहा कि एक कक्ष में वहां पे उन्होंने अपने लोगों को संबोधित किया। और खास बात यह है, ब्रिटिश सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पर शाह महमूद कुरैशी से मिलने के लिए नहीं पहुंचा। किसी भी बड़े वहां के नेता ने उनके साथ एक औपचारिक रूप से मुलाकात नहीं की। क्या ये पाकिस्तान की एक विदेशी मंच पर एक बड़ी हार नहीं है? ये देखिए, इसको दो चीजों से देखा जा सकता है। एक तो भारत की एक कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करे पूरी दुनिया में, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जैसा कि आप खुद ये कहते हैं कि उसमें ब्रिटेन का कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो वहां पे मौजूद नहीं था। लेकिन एक विदेश नीति के तौर अगर इस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो एक चीज में जरूर पाकिस्तान कामयाब हुआ है, वो ये कि वो इस कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल लेवल पे मुनक्कद कराने में कामयाब हुआ। इसके क्या रिपरकशंस होंगे और इसके किस तरह के असरात होंगे वो तो बाद में देखा जा सकते हैं। हिलाल मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हिलाल, क्योंकि जिस जगह पर शाह महमूद कुरैशी ने संबोधित किया वो एक ऐसा कक्ष है, ब्रिटिश सरकार के रूल के मुताबिक अगर कोई भी 30 नागरिक वहां पर मिलकर कोई आयोजन करना चाहते हैं तो वो उस कक्ष को बुक करवा सकते हैं। तो वहां पर पाकिस्तान मूल के नागरिक या वहां के सांसदों ने इसे बुक करवाया था। ब्रिटिश सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं था, औपचारिक रूप से उनका कोई इसको अनुमति नहीं थी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान आज दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है कि वो ब्रिटिश की धरती पर जाकर भारत को वहां पर बेनकाब करने में कामयाब हुआ, जबकि हकीकत ये है कि वहां पर वो केवल और केवल अपने ही लोगों को वहां पर संबोधित करता हुआ नजर आया। किसी भी राजनेता या फिर वहां के किसी भी नेता या फिर सांसद ने भी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात नहीं की। कोई शक नहीं है कि पहले ही जब भारत ने एहतजाज किया था इस कॉन्फ्रेंस को ब्रिटिश में मुनक्कद कराने के लिए, तो उन्होंने एहतजाज किया था और इस मसले को फिर उन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ भी उठाया था। तो ब्रिटिश की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कही गई है कि ये जो दौरा है, ये निजी दौरा है, इसको ऑफिशियली तस्वुर नहीं किया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने इसको तस्वुर नहीं किया है। लेकिन कुछ बात जरूर है कि इस तरह से इससे पहले भी नवाज शरीफ थे या इससे पहले भी जितने प्रधानमंत्री थे वो इस तरह से कश्मीर को नहीं उठा रहे। लेकिन इस बार हमने देखा कि जो बार बार भारतीय सरकार ने भी ये कबूल किया है और भारत सरकार भी मान रही है और भारत के अंदर जितने भी विशेषज्ञ है वो मानते हैं कि कश्मीर को ग्लोरीफाई करने के लिए, कश्मीर को बढ़ चढ़ कर उठाने के लिए एक टूल पाकिस्तान बना रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस बार ब्रिटेन का जो है प्लेटफॉर्म वो भी इस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। जी हिलाल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लेकिन पाकिस्तान विदेशी मंच पर भारत को बेनकाब करने की कोशिश में पूरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को। कोई भी ब्रिटिश का नुमाइंदा उस बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचा और किसी भी ब्रिटिश सरकार की तरफ से इस पूरी बैठक को लेकर किसी भी तरीके से कोई अनुमति नहीं दी गई थी। तो विदेशी मंच पर कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान वहां पर आंसू बहाने की कोशिश कर रहा था वो कामयाब नहीं हुई है। तो प्रियंका, आज के सलाम जेके में इतना ही, क्योंकि तो कल फिर हाजिर होंगे सलाम जेके के साथ। जम्मू कश्मीर रियासत की सभी बड़ी और खास खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए सलाम जेके। नमस्कार। नमस्कार।